और बताइए बस 30 का R 25 और हो गया 25 20 19 20 पूरा बता 25 और भी है 17 17 ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 26 भी 26 हो गया। Which of the following statements is are correct? If the electric field due to a point charge varies as instead of r to power minus 2, the Gauss law still will still be valid. नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ में आपने देखा होगा जब हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो उसमें जो गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं उसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस केस में आपको भी पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, 4 पाई आर टू पावर 2.5 नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? इसलिए इस केस में ये वैलिड नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या होता है क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमें मालूम है कि ये कितना होगा ई इंटू 5 पाई आर स्क्वायर। अभी आता हूँ उसको बताता हूँ मैं आपको। The Gauss law can be used to calculate the field distribution around the electric dipole. नहीं, नहीं बता सकते हैं केवल। हाँ, लेकिन गॉस लॉ वैलिड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने बोला ना हाईली सिमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए तो वो था ही नहीं, उसमें हमने देखा है। ऑप्शन सी, if the electric field between two point charges is zero somewhere, then the sign of the two charges is the same. हाँ सही है। अभी आते हैं इस पॉइंट पर भी सी पर पे क्या हो जाएगा, एक मान लो Q1 पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा Q2 पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आ रहे हैं किसी पॉइंट पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताते हैं। तो वर्क डन बाय द external force in moving a unit positive charge from point A at potential VA to B point B at potential VB is VB minus B है। नहीं है, क्यों नहीं है बताता हूँ मैं आपको भी। इसने कहा A to B लेके जाना है तो इतना वर्क होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, लेकिन इसने कहा कि स्लोली लेकर गए हैं, तो ये आंसर आप कैसे बोल सकते हो कि ये होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा उस केस में क्या करते हैं हम लोग, पहले डी समझ लेते हैं, है ना। डी में क्या होगा, अगर मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट लेकर गया हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो बताना पड़ेगा कि स्लोली लेकर जाते हैं। स्लोली जब लेकर जाओगे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर स्लोली लेकर जाएंगे तब 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 की बात करेंगे। स्लोली स्लोली तो इसने बोला नहीं है, क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस डी यू इक्वल टू जीरो। तो किसी क्यू चार्ज को लेकर जा रहा है तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू, यानी क्या लिखेंगे क्यू वी बी माइनस क्यू बी ए, लेकिन क्यू की वैल्यू तो 1 है तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। लेकिन ये तो उस केस में होगा जब स्लोली लेकर जाएंगे, स्लोली लेकर नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो हो सकती है, इसलिए तो आंसर नहीं होगा। या तो उसी केस में व्हेन चार्ज पार्टिकल इज
shifted slowly when charge particle is shifted slowly। ये भी गलत हो गया। ये सही है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी, इसकी वजह से इधर होगी, तो कोई एक पॉइंट मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और इस केस में आप देख रहे हो ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज क्या है यहाँ, क्यू। तो चार्ज इनक्लोज अगर क्यू है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो ये आएगा 4 पाई r² इंटू ई। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो r⁵ थोड़ी होता है, मतलब रेडियस का 4 पाई r⁵ थोड़ी होता है, इसलिए वो वैलिड नहीं है उस जगह पर। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, सिर्फ सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70। 17 में क्या कह रहा है, ये तो मैंने कहा था ना भाई याद रखना है, याद ही नहीं किया है क्या। ये कह रहा है कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल है, एक थिन स्फेरिकल शेल है और जिसकी रेडियस आर है, विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। तो कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यूनिफॉर्म है, यानी सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है सरफेस पर। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताया था, और पोटेंशियल का ही बताना है, किस तरह से वेरी कर रहा था। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था, जीरो था। इसका ई और आर क्या होगा, यहाँ से ऐसे डिक्रीज करेगा ना, और ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ जीरो होगा, और यहाँ ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। तो ये क्या है, यहाँ आर इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल की बात किया था तो क्या था, कांस्टेंट था, उसके बाद में क्या कर रहा था, ये डिक्रीज कर रहा था। ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ये आर इक्वल टू जीरो है, ये बी है और ये आर है। तो ये ग्राफ देख लो दोनों में कौन सा है, कोई आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में 19 18। एटीन में क्या कह रहा है देखो, 6 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। एक रेगुलर हेक्सागोन अपने को दिया है, ये एस टी लाइन है और ये पी आर लाइन है, और ये हमारे पास में ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये F, और इसकी साइड लेंथ दिया हुआ है एल है रेगुलर हेक्सागोन की। यहाँ चार्जेस क्या क्या दिए हैं, +q, -q, -2q, -q एंड q और 2q। क्या कह रहा क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज 6 के अलोंग ओडी। यहाँ के की वैल्यू अपने को दिया हुआ है इसने, q/4πε_L² है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ओ पर, ये ओ पॉइंट इसका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं फिर आते हैं। तो हमारे पास में चार्जेस रखे हुए हैं, सारे पॉइंट चार्जेस हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करा तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इधर होगा। कितना हो जाएगा दोनों का, क्योंकि ये अगर एल है तो ये भी एल होता है, रेगुलर हेक्सागोन है तो ये एल होगा। तो कितना आ जाएगा दोनों का मिला के, 2q/4πε0L² हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो एल है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से इधर ही होगा, नेगेटिव की वजह से भी इधर ही होगा। ठीक, अब उसी तरह इन दोनों का ले लेंगे, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर होगा। कितना आ जाएगा ये भी
2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। अब ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका भी इधर की तरफ होगा। तो हमें ये मालूम है कि ये एंगल कितना होगा, लेकिन यहाँ ये 120 डिग्री होगा, इतना तो आपको आता ही होगा। और ये दोनों का मिला के इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिला के तो हो जाएगा 4q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। अब अगर आपको याद होगा कि अगर ये 120 डिग्री एंगल है, तो ये मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड से यानी दोनों वेक्टर है और से, तो इनके बीच में एंगल अगर 120 होता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या मिल जाएगा, किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिल जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ, ये आ जाएगा 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, यानी कितना आ गया 6k आ जाएगा, क्योंकि इसने k की वैल्यू अपने को दिया हुआ है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर दिया, तो ये तो सही है। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ये पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है ना, सर हाँ बोलो। सर वो अमित वेटिंग रूम में वो अंदर लेने बोल रहे हो। कहाँ चला गया था वो? ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि पोटेंशियल एट ओ इज जीरो, बिल्कुल है, बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जितने भी चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर रखे हैं ना, तो आप देखोगे कि पोटेंशियल वो पॉइंट पे क्या है, बिल्कुल जीरो है। क्यों जीरो, अभी समझाता हूँ वापस से इसको। और क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन पी आर इज सेम, पी आर इज सेम, उस पर भी आ जाता हूँ मैं। द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन एस टी इज सेम, चलो चेक कर लेते हैं। पहले इसी की बात करते हैं। किसी ने कहा कि पॉइंट ओ पर पोटेंशियल जीरो होना ही चाहिए, देखो इसकी वजह से नेगेटिव, इसकी वजह से पॉजिटिव, दोनों का कैंसिल आउट, इन दोनों का कैंसिल आउट, इन दोनों का कैंसिल आउट, तो पॉइंट ओ पर पोटेंशियल जीरो बिल्कुल सही है। फिर इस लाइन पे देखो आप, इस लाइन की बात करेंगे तो किसकी बात कर रहा है ये अपने से, पोटेंशियल की बात कर रहा है ना। पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो ये देखो ना, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, तो इस ये लाइन क्या है, यानी ये किस प्लेन में लाई कर रही है लाइन, ये लाइन लाई कर रही है किस में, इक्वेटोरियल प्लेन में, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा इस पर, जीरो, इन दोनों का भी क्या होगा जीरो, इन दोनों का भी क्या होगा जीरो, तो सब जगह पोटेंशियल क्या है यहाँ जीरो, इसलिए क्या होगा पूरी लाइन पर सेम होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ नहीं है, हरी बात सुन में, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट अलग अलग है, क्योंकि ये तो क्या था लाइन, एंगल बाइसेक्टर पे थी, इसके भी सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, सब जगह पोटेंशियल क्या हो गया जीरो, क्यों, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे ना। ऐसे तो यहाँ के लिए भी अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे अगर चाहे तो, लेकिन हर पॉइंट पे क्या होगा यहाँ अलग अलग होगा ना, हरी बात समझ में, हर पॉइंट पे क्या होगा अलग अलग होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, पी आर लाइन पे तो सेम है, और पॉइंट ओ पे पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, टू non-conducting solid spheres of radii r and 2r having uniform volume charge densities rho 1 and rho 2, है ना। टू नॉन कंडक्टिंग solid spheres of radius r and 2r having uniform volume charge density rho 1 and rho 2 respectively touch each other, यानी दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक की रेडियस यहाँ जो है ये r है, एक की रेडियस यहाँ 2r है, दोनों पे डेंसिटी दिया है इसने, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसकी जो रेडियस है ये 2r है, और इसकी जो रेडियस है ये r है। एक की डेंसिटी मान लिया इसकी रो 1 है और इसकी रो 2 है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर along the line joining the centers of the sphere is 0। ठीक है, इसने कहा 2r, अब इसने ये नहीं कहा कि लेफ्ट है कि राइट है, ये नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दिया है,
केवल ये कहा कि स्मॉलर जो स्फीयर है उसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो बताओ कि ρ1/ρ2 क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सेंटर से कह रहा है, तो यानी 2r सेंटर पर, तो ये पॉइंट भी तो हो सकता है, पॉइंट भी तो हो सकता है। यहाँ से भी कितनी डिस्टेंस पर है, 2r पर है, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया कि P2 है। तो इस वाले की बात करेंगे तो इसके लिए तो डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यार डिस्टेंस होगी, तो इसके लिए तो अंदर वाला पॉइंट हो गया ना, इसके लिए तो अंदर वाला पॉइंट हो गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी। तो हमारे पास आ जाएगा EP1 इक्वल टू ρ1। अच्छा, इसके लिए तो आउटर वाला पॉइंट है, तो ρ1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसकी वजह से उधर कितना होगा, वो हो जाएगा EP2, और वो कितना है, ρ2r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों क्या होने चाहिए, तो देयर फोर EP1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, EP2। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वहाँ क्या है, 0 है। इससे ρ1 ρ2 में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। फिर इस पॉइंट की कह रहा है, इस पॉइंट की जब कह रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उधर ही ले लेते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी EP2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। एक मिनट, गड़बड़ किया मैंने, दरअसल ये क्या होना चाहिए, ये माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस ये है। तो ρ2r/3 एप्सिलॉन नॉट, ये EP1 आ गया। इसको सोल्व कर लो, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसको 0 कर दो, तो आपको ρ1 ρ2 में रिलेशन मिल जाएगा। फिर इसमें EP2 इक्वल टू, ये भी 0 होना चाहिए। इसकी वजह से कितना लिखेंगे यहाँ, ये भी आउटर वाला पॉइंट है, इसके लिए भी आउटर वाला पॉइंट है। इसके लिए यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, लेकिन 2r 3 यानी 5r है, इसके लिए 2r है। तो हो जाएगा ρ1 4/3 पाई r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r का होल स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से तो ρ2 4/3 पाई 2r⁻³ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5r का होल स्क्वायर, इसको 0 कर दो। इसका मतलब यहाँ कि इस केस में नेगेटिव आएगा और इस केस में क्या आएगा, इनका ये पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, इसको दोनों को मैंने पॉजिटिव मान के इधर किया। यहाँ 0 तभी हो सकता है जब इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा, तभी तो 0 होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, तो नेट मिला के क्या आ जाएगा, यहाँ 0। सोल्व कर लो, आ गया आंसर 19 भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास में 21। 20 हो गया क्या, बताने की जरूरत है 20 को, नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में 21। Charges Q and 2Q and 4Q are uniformly distributed in 3 dielectric solid spheres। इसका मतलब है कि नॉन कंडक्टिंग स्पेयर्स है। 1, 2 and 3 of radii r/2 r and 2r if magnitudes of the electric field at point P at a distance r from the centers of spheres। अरे यार, क्या तुम लोग भी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, और आउटर के लिए, सरफेस के लिए तो वैसे मैंने कहा था कि पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है। देखो कैसे करना है, समझ लो फिर भी। ये पॉइंट पी है, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आर दिया है, इसकी जो रेडियस है वो r/2 है। इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, पूरे वॉल्यूम में है। और ये दूसरा दिया जिसकी रेडियस हमारे पास में कितना दिया है इसने, 2r है, और ये पॉइंट पी है, फिर ये r है इसकी रेडियस, ये आर रेडियस, इसको भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा वॉल्यूम पर है, और ये पूरे वॉल्यूम में 2q इस पे चार्ज है, और ये पॉइंट पी कहाँ है, सरफेस पर ही है, क्योंकि आर डिस्टेंस पे कह रहा है ना। और इस वाले के लिए तो अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, 2r है। यानी ये आर डिस्टेंस पे पूछ रहा है,
ये पॉइंट P इसके लिए तो यहाँ है, क्या इसकी रेडियस R है और इस सॉरी इसकी रेडियस 2R है और इस पे चार्ज जो दिया है ये 4Q दिया है। ठीक है, यहाँ भी ये पॉइंट P की बात कर रहा है। अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो आ जाएगा। इसके लिए आउटर वाला पॉइंट है तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे रखा है, तो यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो E1 कितना आ जाएगा, Q/4πε0। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 3R/2 का होल स्क्वायर। एक मिनट, सेंटर से कहाँ से सेंटर से, सॉरी ये डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर से। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ R हो जाएगा, R का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी E1 इक्वल टू होगा Q/4πε0 R² होगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A2। इसके लिए तो ये हो जाएगा क्योंकि R डिस्टेंस इस पे कितना हो जाएगा, 2Q/4πε0 R² हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो इस पे कितना हो जाएगा, तो अंदर क्या होता है इसमें, ρR/3ε0। रो कैसे निकालेंगे इसका, इसका रो होगा 4Q/4/3 πR³ सॉरी कितना है रेडियस इसका 2, तो 2R⁴ यहाँ रख देंगे। तुम्हारे पास E3 कितना आ गया, R/3ε0 इंटू ये कितना हो गया, 8 ऊपर गया और साथ में ये भी तो है 3 और 8 कितना हो गया 24। 4 से 4 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24Q/, ये हो जाएगा πR³ तुम्हारे पास कितना आ गया है, तो ये 8Q/, क्योंकि कट गया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये πε0 R²। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो E3 कितना आ गया, वैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32Q/4πε0 R²। इससे देख लो कौन ज्यादा आ रहा है, E3 सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर E2 उससे कम है, फिर E1। ये नहीं आ रहा है क्या आंसर, क्या आना चाहिए, उसमें का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिसमें क्वेश्चन ही आपने देखा कोई बड़ा क्वेश्चन आया हो, सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही है ज्यादातर, है ना, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। उल्टा कर दिया क्या, क्या गड़बड़ हो गया भाई, इसमें तो आंसर क्या दे रहा है, सी दे रहा है, E2 कर दें, E1 है, E3 तो सबसे कम आ रहा है, थोड़ा उल्टा आ गया। चलो क्या गड़बड़ किया, फिर से देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था इसमें, मैच ही नहीं कर रहा है, तो गड़बड़ किया है क्या, देखते हैं क्या कह रहे हैं। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्पेस 1 2 3 रेडियाई और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट create a distance half percent of this one to the respective 1 8 2 3। सही तो किया हमने, कहाँ गलत किया, ऑप्शन ही गलत दिया उसने, ठीक है ना, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है उसमें, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये था, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो होगा Q/4πε0 R²। यहाँ कितना होगा 2Q/4πε0 R²। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आउटर पॉइंट की बात करें, इसके लिए भी यही था, रो R/3ε0, रो की वैल्यू यहाँ से निकाल ही सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो आज सही है ये, उसमें कुछ गड़बड़ दिया है। सर वो रो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। रो में कैसे, अच्छा ये ऊपर ले जाऊँ मैं, ओके ओके, ऊपर नहीं जाएगा ना, ओके ओके, गलत किया मैंने, ये रो गलत निकाल रहा हूँ, 3 ऊपर जाएगा तो 4 से 4 चला गया तो कितना आ गया रो इक्वल 3Q/8πR³। ओके हाँ ये आएगा ना, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 3/8 आ जाएगा, 3 से 3 चला गया तो हमारे पास कितना आ गया है, 8 आ गया, यानी ये गलत हो गया, तो E3 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, है ना,
ये तो आधा हो गया, यानी ये सबसे कम हो गया ना, यानी सबसे ज्यादा किसका हुआ, E2, फिर E1, फिर E3। ये सही है, हाँ ठीक है ना, यही था, मतलब फॉर्मूला लगाना था आपको। क्वेश्चन नंबर Sir, 20, 22 भी बताना है, 20, 0. 0 बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, two non-conducting spheres of radii R1 R2 दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी रो है और ये R1 इसके रेडियस है। रो को मैं रो 1 मान लेता हूँ पहले वाले स्फेयर के लिए, और ये दूसरा स्फेयर है, यानी कुछ रीजन इनका ओवरलैप कर रहा है। इसकी जो डेंसिटी है, यानी ये हमारे पास में ओवरलैपिंग रीजन यहाँ है, इसकी जो रेडियस है वो R2 है, और इसकी जो डेंसिटी है वो रो 2 मान लिया मैंने, माइनस रो है। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियस R1 R2 and carrying uniform volume charge densities plus rho and minus rho respectively are placed such that they partially overlap is shown in the figure at all points in the overlapping region। केवल उस overlapping region में बात करना है। The electrostatic field is zero, the electrostatic potential is constant, the electrostatic field is constant in magnitude, the electrostatic field has same direction। चलो देखते हैं क्या क्या आंसर इसका, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या दिया इसने, ये स्पेयर्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, हमने सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट सीखा था। ये मान लेते हैं कि ये ओरिजेंटल लाइन है जो इनको टच करके जा रही, कट करके जा रही है टचिंग पॉइंट्स को। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट जो कि इस रीजन के अंदर है, यहाँ अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखो ये पॉइंट जो है इसके लिए भी अंदर वाला पॉइंट हुआ, और ये पॉइंट इसके लिए भी अंदर वाला पॉइंट हुआ। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि ये R1 वेक्टर है, और यहाँ से मैंने मान लिया ये R2 वेक्टर है, और ये मैंने मान लिया क्योंकि ये C1 है और ये C2 है, और इसको मैंने मान लिया कि ये अगर A है तो इस साइड में क्या हो जाएगा हमारे लिए, A वेक्टर हो जाएगा ना। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ यहाँ, यानी R1 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे आप, A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू मैं ले लेता हूँ A वेक्टर। क्लियर है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो वेक्टर में लिखेंगे तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे आप, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर इस रीजन के अंदर। E1 क्या लिखोगे, रो 1 R1 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाला पॉइंट तो है, प्लस रो 2 R2, रो 2 R2 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रख दो यहाँ। तो हमारे पास आ गया E वेक्टर इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास में रो R1 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस रो R2 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे पास में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इनटू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी R1 माइनस R2 क्या हो गया, A वेक्टर। तो हमारे पास E वेक्टर इक्वल टू आ गया रो A वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, क्योंकि यूनिफॉर्म है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कांस्टेंट तो है नहीं सकता। कांस्टेंट तो तब होता जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्यों, क्योंकि हमने ये सीखा है ना, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। अब यहाँ ई तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ये पोटेंशियल सब जगह सेम हो नहीं सकता।
हाँ, लेकिन ए की डायरेक्शन कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो गया द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर होना चाहिए सी एंड डी। इसका जो ऑप्शन सी एंड डी वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, सी डी इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास ये है। नेक्स्ट है हमारे पास में 21। ट्वेंटी वन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में 23। ट्वेंटी थ्री में क्या कह रहा है? फोर चार्जेस Q1, Q2, Q3 and Q4 of the same magnitude are fixed along the x axis, यानी अपने को ऐसा दिया हुआ है। ये Q3 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q4 है, और ये ओरिजिन है। तो ये पॉइंट यहाँ अपने को दिया है Q, और इसके कोऑर्डिनेट है 0, B, इसके कोऑर्डिनेट A, 0, इसके 2, A, 0, इसके -A, 0, इसके -2A, 0। सबका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ? सेम है, ऐसा कह रहा है। A positive charge Q is placed on the positive axis at a distance b greater than 0. For options of the signs of these charges are given list 1. The direction of the forces on the charge Q is given in the direction of the forces on the charge Q is given in list 2. Match list 1 with the list 2 and